हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं फाइनली लेकर आई हूँ आपके एचएससी 2023 के एग्जाम प्रिपरेशन का नेक्स्ट टॉपिक। आज के सेशन में हम आपका जो चैप्टर 5 वाला टॉपिक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज म्यूटेशन थ्योरी, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो और टू द पॉइंट हम बात भी कर सकें कि इस पर्टिकुलर थ्योरी में हमको क्या दिया गया है। ओके, अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अब गिन चुन के आपके पास कुछ ही दिन बच गए हैं एग्जाम्स के लिए। ऑलरेडी बायो का 80% सिलेबस मैंने अपलोड करके रखा है, सिर्फ जो 20% सिलेबस डिलीटेड वाला पार्ट था लास्ट ईयर वो भी मैं कवर कर रही हूँ, और इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा पार्ट हम कवर करने मतलब आने ही वाला है। अभी 5.5 आज हमारा चालू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5.6 मैंने ऑलरेडी करवाया है, 5.13 मैंने ऑलरेडी करवाया है। तो जो लास्ट के पार्ट्स बचेंगे 5.7, 5.8, 5.9, 10, 11, 12 ये टॉपिक्स भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करवा दूंगी ताकि ये चैप्टर खत्म होते ही मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आईज एंड ईयर्स वाला पार्ट करवा सकूं। तो उसके लिए सबके पास इस चैनल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको करना क्या है, बस चैनल को शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो ताकि अमेजिंग टारगेट सीरीज का वो फायदा उठा सके। और साथ ही साथ मैं आपके लिए ये वीडियोस भी लेकर आ रही हूँ कि बोर्ड्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 2023 के बोर्ड्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ने से कितना परसेंटेज आ सकता है, लास्ट के 3 महीने में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट। तो आज के टॉपिक में हमको दिया गया है म्यूटेशन थ्योरी। अपने लास्ट फ्यू टॉपिक्स में हमने ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी पढ़ा था, हमने आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस पढ़ा, हमने उसके बाद पढ़ा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए, जिसमें हमने डार्विन की अलग अलग थ्योरी पढ़ी, जैसे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने लेमार्क के ड्रॉबैक्स देखे, हमने डार्विन के ड्रॉबैक देखे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। तो देखो, लेमार्क ने जो थ्योरी हमको दी थी इट वाज अराउंड 1800, और ये जो म्यूटेशन थ्योरी हमको दी है ये किसने दी है, यूगो डी व्रीस ने। अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 3 में हमने 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे, यूगो डी व्रीस, कॉरेंस एंड वॉन शेमाक। ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडल का काम रीडिस्कवर किया था, यानी कि इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल इन्होंने रीडिस्कवर किया था। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने, यूगो डी व्रीस ने, लेमार्क ने जो थियोरी दी थी उसके 100 साल बाद यानी 1901 में यूगो डी व्रीस ने हमको एक थियोरी दी, म्यूटेशन थ्योरी, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मतलब पहले इन्होंने मेंडल के काम के बारे में पढ़ा और फिर इसके बाद इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए जिसके बेसिस पे इन्होंने हमको म्यूटेशन थ्योरी दी। यूगो डी व्रीस की म्यूटेशन थ्योरी क्या थी, इन्होंने प्रपोज किया यानी कि इन्होंने सजेस्ट किया दैट दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन 7 जनरेशंस ऑफ द प्लांट इवनिंग प्राइमरोज, यानी रात रानी हम बोलते हैं ना अपन जी, रात रानी म्हणतो, उस प्लांट के ऊपर इन्होंने स्टडी की जिसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ओइनोथेरा लेमार्कियाना। आपको ये नाम लिखकर याद करना है, और जब आप कोई भी साइंटिफिक नेम अपने हाथ से लिखते हो तो हमेशा उसको अंडरलाइन करना कंपलसरी होता है। अगर आप उसको कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए, अगर आप अपने हाथ से उसको लिख रहे हो तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैम मैं इसको इटैलिक्स में नहीं लिखूंगा, मतलब लिख दूंगा तो चलेगा क्या, अंडरलाइन नहीं किया तो नहीं, आपको कंपलसरी अंडरलाइन करना है। ओके, तो यूगो डी व्रीस ने इवनिंग प्राइमरोज वाले प्लांट के ऊपर स्टडी किया। ये आपका सीईटी क्वेश्चन है, आपको पूछते हैं कि यूगो डी व्रीस ने म्यूटेशन थ्योरी कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके दी। मॉडल ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन से प्लांट पे स्टडी की, कौन से एनिमल पे स्टडी की, तो यूगो डी व्रीस ने प्लांट पे स्टडी की, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही फाउंड दैट दो मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स रिसेंबल देयर पेरेंट्स इन मेनी कैरेक्टर्स, some of the offsprings show the appearance of sudden और spontaneous variation। क्या बताया गया हमको इधर पे, यूगो डी व्रीस ने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स दिखा रहे थे, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स के जैसे ही थे, जैसे हाइट, कलर या फ्लावर का पोजीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स से मैच कर रहे थे, लेकिन कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ वेरिएशंस हमको दिखाए, यानी कि उन्होंने कुछ सडनली कुछ नया कैरेक्टर्स हमको दिखाया
जो पेरेंट से टोटली अलग था. इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट. तो ये तो हमने पढ़ा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जब दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसके वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके वजह से वेरिएशन होता है. लेकिन उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये मेंडल को या ह्यूगो डिवरीज को नहीं पता था. तो ह्यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि ये जो न्यू वेरिएशन मुझे देखने मिल रही है, मतलब मेल और फीमेल सीड्स को फ्यूज करने के बाद मुझे जो नया प्लांट मिल रहा है, तो इसमें जो वेरिएशन मुझे देखने को मिल रहा है, these sudden variations were called mutations और discontinuous variations. तो इसको नाम क्या दे दिया ह्यूगो डिवरीज ने? म्यूटेशन नाम दे दिया इस फिनोमिनन को. मतलब ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको देखने मिल रहे थे, इसको ह्यूगो डिवरीज ने क्या नाम दे दिया? म्यूटेशन. इन्होंने क्या बोला कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब ओरिजिनल पेरेंट्स से जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं, जो वेरिएंट ऑफस्प्रिंग्स है, मतलब जिनमें हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, दे प्रोड्यूस्ड वेरिएंट्स एंड नॉट नॉर्मल प्लांट्स. यानी कि समझो ये जो पेरेंट्स हैं, ये अपने जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, इन्होंने दो टाइप की सीड बनाई. अब इसमें से एक सीड पेरेंट के जैसी है, ठीक है, यानी कि समझो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और एक न्यू वेरिएंट है. तो ह्यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि they produce offsprings, variant offsprings and they do not produce normal plant. यानी कि these changes were inheritable. यानी ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग ये जो न्यू वेरिएंट्स बने हैं, ये न्यू वेरिएंट्स के जो न्यू कैरेक्टर हैं, ये न्यू कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे. यानी कि ये न्यू कैरेक्टर्स कैसे हैं? इनहेरिटेबल है. यानी ह्यूगो डिवरीज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम समझे तो म्यूटेशन के वजह से जो न्यू कैरेक्टर आता है वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है. और इन्होंने ये ऑब्जर्व भी किया एक्सपेरिमेंट करके. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सम वेरिएंट्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मोर वेरिएशन. मतलब इन्होंने क्या देखा कि ये जो अपना न्यू वेरिएंट है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसके जो बच्चे हो रहे हैं उसमें और कुछ अलग न्यू वेरिएशन देखने मिल रहा है. अरे ऑब्वियस सी बात है, समझो आपके फादर से आप पैदा हुए, अब आपका जो बच्चा पैदा होगा ना तो वो आपके फादर जैसा होगा, ना तो वो आपके जैसा होगा, वो आपसे भी थोड़ा अलग होगा. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है ना, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है. तो आपका जो बच्चा है ना वो आपके ओरिजिनल पेरेंट जैसा है, ना वो आपके जैसा है. यानी वेरिएशन जो होता है, मतलब जो न्यू वेरिएंट फॉर्म हुआ, ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग समझो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो ओरिजिनल पेरेंट है, उनसे मैं पैदा हुई तो मैं हो गई फर्स्ट वेरिएंट. अब मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे भी अलग होंगे तो वो हो जाएंगे न्यू वेरिएंट. तो ह्यूगो डिवरीज ने यही बोला है कि जो वेरिएंट्स पैदा हो रहे थे वो और ज्यादा न्यू वेरिएशंस बना रहे थे, और उन्होंने इस प्रोसेस को नोट किया और उन्होंने ये बोला कि ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस इनहेरिट होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं. और इस थियोरी को ह्यूगो डिवरीज ने क्या नाम दे दिया? म्यूटेशन थियोरी. जो कि आज हमको पता है, हम इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. बट तभी उनको नहीं पता था ना कि इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया म्यूटेशन थियोरी. ओके, म्यूटेशन थियोरी के मेन फीचर्स क्या थे? आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसके पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या था कि म्यूटेशंस जो होते हैं वो लार्ज, यानी कि डीएनए के बड़े से सीक्वेंस में होते हैं, बहुत बड़ा म्यूटेशन होता है और ये अचानक से होता है. हम ह्यूगो डिवरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि म्यूटेशंस बहुत बड़े सेगमेंट पे होता है, अचानक से होता है, यानी सडनली होता है. एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस यानी कि मेरे अंदर जो कैरेक्टर है वो मेरे बच्चे के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ना जाए. यानी कि मेरे कैरेक्टर सिर्फ मेरे तक ही रह गए, आगे नहीं गए, यानी कि उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई. सो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. सेकेंड पॉइंट कि ये चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, इनहेरिटेबल यानी कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. थर्ड फीचर, थर्ड कैरेक्टर क्या है म्यूटेशन थ्योरी का? म्यूटेशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. यानी कि जैसे जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स हमको देखने मिलेंगे वैसे वैसे हमको इवोल्यूशन देखने मिलेगा. जैसे कि हम बंदरों से इवॉल्व होकर आए हैं, तो अब हमारे पास तो पूंछ नहीं है, यानी हमने इवोल्यूशन किया, वैसे वैसे हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो धीरे धीरे करके और ज्यादा इवॉल्व्ड पैदा होंगे. तो म्यूटेशन में भी यूजफुल और हार्मफुल. अभी ये तो आपने बहुत सारी मूवीज में देख के बता ही दिया होगा कि म्यूटेशन अच्छा भी होता है, खराब भी होता है. खराब म्यूटेशन का एग्जाम्पल अपना कोरोना वायरस, कोरोना का जो म्यूटेंट बना, ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरस, ये सब खराब म्यूटेशन है. अच्छा म्यूटेशन क्या होगा? समझो आपके आई कलर चेंज हो गया, तो कुछ आपकी ग्रीन कलर की, आपके बच्चे की आईज ग्रीन कलर की हो गई, ब्लू कलर की हो गई. सो दैट इज म्यूटेशन विच कैन बी यूजफुल. सो यूजफुल म्यूटेशन या हार्मफुल म्यूटेशन हो सकता है.
यूजफुल म्यूटेशंस नेचर सिलेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और ये सारे म्यूटेशंस जब एक साथ जमा हो जाते हैं, अक्यूमुलेशन करना यानी एक साथ ऐड करना, तो accumulation of these mutations over a period of time leads to the origin and establishment of new species। तो यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि ये सारे म्यूटेशंस जब आप एक साथ स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रहे हैं। हार्मफुल म्यूटेशन क्या हो सकता है, उसकी दो ही डेस्टिनी है, या तो हार्मफुल म्यूटेशन एलिमिनेट हो जाएगा नेचर से, या तो हार्मफुल म्यूटेशन इतना स्ट्रांग होगा कि वो अपने आप को परमानेंट कर लेगा। ओके, डिपेंड करता है कि आपका वो हार्मफुल म्यूटेशन कहाँ पर है, उसको रिसोर्सेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये 5-6 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे म्यूटेशन थियोरी के। इसका ऑब्जेक्शन क्या है, यानी म्यूटेशन थियोरी आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हुई, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, मतलब दूसरे साइंटिस्ट ने कौन से पॉइंट्स उठाए म्यूटेशन थियोरी में से। सबसे पहला पॉइंट, द लार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ऑब्जर्व्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज वर एक्चुअली ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशंस एज जीन म्यूटेशंस यूजुअली ब्रिंग अबाउट माइनर चेंजेस। देखो क्या बोला गया हमको इधर पे, म्यूटेशन थियोरी में क्या बोला कि म्यूटेशंस आर लार्ज। अब इतना बड़ा म्यूटेशन अगर करना है तो वो म्यूटेशन क्रोमोसोम्स की वजह से होगा, क्योंकि देखो आपका जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर अपना जो डीएनए होता है, इस डीएनए को जब आप ओपन करोगे तो 2.2 मीटर लंबा डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर आपको मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। अब पूरे के पूरे डीएनए में म्यूटेशन नहीं होगा, ओके, किसी पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन होगा, और अगर जीन में म्यूटेशन होता है तो वो वेरिएशन बहुत छोटा होता है, यानी कि सिर्फ हमको थोड़े से कैरेक्टर्स चेंज होके दिखते हैं। लेकिन यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि बहुत सारे कैरेक्टर्स बदल रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कैरेक्टर वेरिएशन हो रहा है यानी कि क्रोमोसोम में कुछ तो म्यूटेशन हो रहा है। तो द लार्ज म्यूटेशंस आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशन, एबरेशन यानी एबनॉर्मेलिटी। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या था इसका, रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब देखो, जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन मतलब क्या, ओवर पॉपुलेशन, जितना फास्ट रिप्रोडक्शन होगा उतने जल्दी जल्दी हमको न्यू बच्चे मिलेंगे, जितने जल्दी जल्दी न्यू ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उतना ज्यादा इवोल्यूशन होगा, यानी उतने ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर स्टडी करने को मिलेंगे। लेकिन म्यूटेशन, यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है और रैंडम प्रोसेस स्लो हो रहा है, सो म्यूटेशन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू इवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी म्यूटेशन थ्योरी रिजेक्ट हो गई। क्रोमोसोमल एबरेशंस हैव लिटिल सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन एज दे आर क्वाइट अनस्टेबल। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के वजह से म्यूटेशन हो रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है अपनी स्टडी में, क्योंकि देखो भाई, अगर क्रोमोसोम्स में झोल रहेगा तो फिर वो ऑर्गेनिज्म आगे कितना सर्वाइव करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स, एबरेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो अगर आप क्रोमोसोम में चेंज कर रहे हो तो आपको जो न्यू स्पीशीज मिल रही है वो कितनी स्टेबल है उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए म्यूटेशन थियोरी के ये ऑब्जेक्शंस हैं, यानी म्यूटेशन लार्ज नहीं होता है, म्यूटेशन इज नथिंग बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिकॉम्बिनेशन एटसेट्रा। सो ये बॉक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है सीईटी के लिए। डार्विन ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेयर म्यूटेशंस आर लार्ज सडन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। देखो डार्विन ने क्या बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो वेरिएशंस होते हैं उन वेरिएशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको देखने मिलता है, यानी कि ऐसे रैंडमली 6 उंगली आ गई या फिर अचानक से पंख निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्टिकुलर वे में हमको म्यूटेशन देखने मिलता है, मतलब वेरिएशन देखने मिलता है अकॉर्डिंग टू डार्विन। बट अकॉर्डिंग टू यूगो डिवरीज म्यूटेशन कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। ओके, डार्विन ने क्या बिलीव किया था कि ये जो वेरिएशंस होते हैं ये वेरिएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, जिसके वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है। लेकिन यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि म्यूटेशन के वजह से न्यू स्पीशीज हो रही है। म्यूटेशन के वजह से न्यू स्पीशीज नहीं हो रही है, म्यूटेशन के वजह से जो न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं वो कैरेक्टर्स अगर नेक्स्ट जनरेशन में पास हुए तो न्यू स्पीशीज बनेगी। मेरे अंदर म्यूटेशन हुआ बट अगर वो कैरेक्टर मेरे बच्चे में पास नहीं हुआ तो न्यू स्पीशीज बनेगी क्या, नहीं। तो डार्विन की थियोरी थी कि इनहेरिटेंस की वजह से न्यू स्पीशीज होता है, और यूगो डिवरीज की थियोरी थी कि म्यूटेशन की वजह से न्यू स्पीशीज होता है। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। नेक्स्ट, अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन। मतलब क्या होता है कि अचानक से
ऑर्गेनिज्म की पूरी काया पलट हो जाना, यानी कि सडन चेंजेस इन दी लाइफ पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सॉल्टेशन। जैसे कि समझो कोई ऑर्गेनिज्म अचानक से कोल्ड क्लाइमेट से, जैसे पेंगुइन्स को अगर मैं कोल्ड क्लाइमेट से अचानक से ह्यूमिड क्लाइमेट में लेके आ जाऊं और वो सर्वाइव कर जाए, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि पेंगुइन्स को एकदम पोलार कंडीशन चाहिए रहने के लिए, एकदम कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। तो लेकिन अगर उनको मैं ह्यूमिड एनवायरनमेंट में लेके आ गई और अगर उन्होंने सर्वाइव कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं सॉल्टेशन, अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर रहा होगा। मैंने छोटे से वीडियो में थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने अब तक हमारा ज्ञान लैब का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपका बहुत लॉस हो रहा है। इफ़ यू वांट फ्री नोट्स, टारगेट पब्लिकेशन का अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए PCMB का, तो हमने वो अपने ज्ञान लैब चैनल के टेलीग्राम ऐप पे डाउनलोड करके अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव की लिंक। तो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उस पर सर्च करो ज्ञान लैब AP और ज्ञान लैब AP के मेंबर बन जाओ। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दी जाती है, हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड ऑल दी नोट्स एंड नोटिफिकेशन। उसके साथ साथ हम हमारी नीट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज़ ज्ञान लैब NCERT। एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो एंटरटेनमेंट के लिए यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइफ बफरिंग, जहाँ पर हम अपने थोड़े से एंटरटेनमेंट वीडियोज़ डालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले तो खुद चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ भी चैनल शेयर करो ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना चाहिए वो हमको कमेंट करके बताओ ताकि मैं उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर सकूँ। तो ऑल द बेस्ट एवरीबडी। आई होप आपकी प्रिपरेशन एकदम ढिंचैक तरीके से चल रही है, पढ़ाई को रुकना नहीं है, बहुत कम टाइम बचा और बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है। तो आई विल सी यू वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।